हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं विशाल माथुर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टारगेट में। आज हम लोग बात करने वाले हैं दूसरे हमारे मनोवैज्ञानिक के बारे में, जिसका नाम है कोहलर। ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक हैं जिसके क्वेश्चन बार बार सीटेट, यूपीटेट या सुपरटेट या अदर स्टेट एग्ज़ाम केवीएस वगैरह में और केवीएस वगैरह एनवीएस एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी महत्ता आपको अभी पता चलेगी। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रा देखकर अच्छे से पढ़िएगा। तो कोहलर के सिद्धांत के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिएगा कोहलर के सिद्धांत क्या कहते हैं। सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं कोहलर कौन थे। यह आप लोगों के सामने एक फ़ोटो दिखाई दे रही होगी, यह है कोहलर। जिनका कोहलर जो आगे चलते हैं कि कोहलर का सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन थे? प्रतिपादक तो कोहलर ही थे। वर्दीमर, कोफका, कोहलर, ये तीन, दरअसल इनके बारे में अभी थोड़ी देर में आपको पूरी की पूरी डिटेल बताऊंगा कि ये कौन थे, वर्दीमर कौन थे, कोफका कौन थे और कोहलर इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इनका प्रयोग किस पर था? इनका प्रयोग था वनमानुस, जिसका नाम था सुल्तान। जैसे हम लोग चिंपैंजी बोलते हैं, जिसका नाम था सुल्तान। इनके सहयोगकर्ता कौन थे? कोफका। और इनका प्रतिपादन इन्होंने कब किया था? 1912 में। कोहलर का प्रयोग क्या था, उनके बारे में हम बातचीत करते हैं। तो जो कोहलर थे उन्होंने क्या किया कि एक पिंजरे में सुल्तान नामक चिंपैंजी को बंद कर दिया। सुल्तान नामक चिंपैंजी को इन्होंने बंद कर दिया। अब क्या किया कि बाहर इन्होंने केले रख दिए और दो डंडी रख दी। दो डंडी कैसी थी? वो एक दूसरे में फंस कर एक बड़ी डंडी बन सकती थी। उन्होंने क्या किया कि इस एक डंडी से वो स्वयं केले को इतनी दूरी रखा, जो केज था उनका, पिंजरा था, उस उन्होंने इतनी दूरी पर रखा कि एक डंडी ना पहुंच पाए उन केलों तक। या तो पहुंचे, कैसे पहुंचे कि या तो वो दोनों को जोड़कर पहुंचाए या तो फिर बिना भूखा रहे। तो धीरे धीरे करके चिंपांजी जो था, जो जिसका नाम इन्होंने सुल्तान रखा था। हालांकि इसके अलावा भी चिंपैंजी थे उसमें, उस केज के अंदर 2 या 3 चिंपैंजी और थे, लेकिन सुल्तान का नाम सबसे ज़्यादा आता है। आगे हम अगर बात करेंगे तो उसने क्या किया कि वो पहले तो बहुत देर तक एक डंडी से उन केलों को अपनी तरफ खिसकाने की कोशिश करता रहा, लेकिन जो केले थे वो काफ़ी दूर थे, वो पहुँचा ही नहीं पाया। 5 मिनट बीत गए, 6 मिनट बीत गए, काफ़ी समय बीत गया, लेकिन वो उस केले को प्राप्त ही नहीं कर पाया। फिर अचानक से उसके दिमाग में आया, क्यों ना मैं इन दोनों डंडियों को जोड़ दूं तो शायद ये इतनी बड़ी हो जाए। तो उसने क्या किया, उस चिंपैंजी ने उन दोनों डंडियों को जोड़ दिया। उन दोनों डंडियों को जोड़ने के बाद उसने फिर ये देखा कि हाँ, केले तक मेरी डंडी पहुंच रही है। उसने फिर अपने केले को अपने पास खिसकाया और खा लिया। फिर ये दोबारा प्रयोग किया गया। तो अगली बार उसने क्या किया कि पहले ही उन दोनों एक डंडी से उसने फिर प्रयास किया ही नहीं, फिर उसने पहले ही दोनों डंडियों को जोड़ा और हमेशा ही वो फिर क्या करता था, दोनों डंडियों को जोड़कर ही केले खाता था। तो ये था चिंपैंजी के ऊपर उन्होंने जो आपका जो ये एक्सपेरिमेंट था वो एक चिंपैंजी के ऊपर किया था। आगे बात करें, इस पूरे की पूरे सिद्धांत को गेस्टाल्टवाद सिद्धांत कहते हैं। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये तीन नाम आपको दिखाए थे, कोफका, वर्दीमर और जो आपका कोहलर, ये तीनों ही गेस्टाल्टवादी थे। लेकिन गेस्टाल्टवाद के जनक कौन थे? मैक्स वर्दीमर। इस चीज़ को याद रखना, जो मैक्स वर्दीमर थे वो गेस्टाल्टवाद के जनक थे, ना कि कोहलर। कोहलर क्या कर रहे थे? गेस्टाल्टवाद पर अपना मत रख रहे थे, यानी कि उस पर प्रयोग कर रहे थे गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत को मानकर। जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार अपना एक सिद्धांत दे दिया, उसके ऊपर कई सारे रिसर्चर उस पर काम करते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ना देकर वो किसी और ने दिया हो। तो इस चीज़ को याद रखना, ये बहुत बार प्रश्न आया है कि गेस्टाल्टवाद का जनक कौन है, तो आप लोग को याद होना चाहिए कि वो मैक्स वर्दीमर है। आगे चलते हैं। कोहलर के जो सिद्धांत हैं केवल 3 हैं। अब इन तीनों के बारे में हम लोग थोड़ा गहन अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और ये 3 हैं क्या क्या कहा था उन्होंने। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि जो कोहलर थे वो कहाँ के थे। तो ये एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखना कि वो एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे और ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। दूसरे नंबर पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद या समग्रवाद, जिसका दूसरा नाम अव्ययवाद भी है, और संपूर्णवाद, ये 4 नामों से आप के सामने दिखाई दे रहा है। ये एक सिद्धांत 4 नामों से जाना जाता है और ये अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछा गया कि गेस्टाल्टवाद के जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन थे। प्रतिपादक कोहलर थे, जन्मदाता मैक्स वर्दीमर थे।
समग्रवाद के प्रतिपादक कौन थे, तो आप कोहलर लगाएंगे। अव्ययवाद के प्रतिपादक कौन थे, उसको कोहलर लगाएंगे। संपूर्णवाद के प्रतिपादक कौन थे, उसको भी कोहलर लगाएंगे। अब ये है क्या, गेस्टाल्टवाद क्या है, संपूर्णवाद है क्या, अव्ययवाद है क्या, संपूर्णवाद है क्या, तो उसके बारे में हम लोग जरा से जान लेते हैं। उन्होंने ये बताया कि जब तक, गेस्टाल्टवाद का मतलब ये है, उसकी सीधी परिभाषा ये है कि जब तक पूरी तरीके से समस्या का पता ना हो तब तक हम उसका हल निकाल ही नहीं सकते। जैसे कि मैं अगर आप ही लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं, कि मैं आपसे पूछूं कि बताइएगा ये 20 पेन के दाम क्या हैं, तो आप कहेंगे यार 20 पेन के दाम मैं ऐसे कैसे बता दूं, हो सकता है एक पेन का दाम 20 रुपये हो, तो 20 पेन के दाम 20 गुणा 20 यानी कि 400 रुपये हो गए। लेकिन पहले मेरे को पता तो होना चाहिए कि एक पेन का दाम कितना हो गया। यही कारण है कि हमें सबसे पहले उस पूरी समस्या के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हमें आधी अधूरी चीज़ें पता हो तो हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो यही गेस्टाल्टवाद था, या यही समग्रवाद था, यही अव्ययवाद था, कि किसी भी समस्या का पूरा पता होना ही हमें आगे उसका सॉल्यूशन निकालना दे सकता है, वरना इसका सॉल्यूशन हम निकाल ही नहीं सकते। ये था गेस्टाल्टवादी सोच। आगे चलते हैं, दूसरा था सूझ का सिद्धांत। सूझ का सिद्धांत क्या कहता था, कि जो सूझ का सिद्धांत, जैसे कि चिंपैंजी वाला क्या था, उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि उसे ये अचानक से ही आया। तो यानी कि जो सूझ का सिद्धांत होता है वो हमें प्री प्लान्ड नहीं होता, कोई भी आइडिया होता है वो हमें अचानक से आता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि जो सूझ का सिद्धांत होता है वो प्री प्लान्ड होता है या अचानक से आता है, या 3 ऑप्शन और दे दिए, कोई 2 ऑप्शन और दे दिए। तो हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो सूझ होती है, जो समझ होती है, वो किसी भी चीज़ को अचानक से आती है। और वो कहाँ से आती है, अंतर्दृष्टि, यानी कि आपके अंतर्मन से आती है। समझना है इस बात को, कोई भी आइडिया प्री प्लान्ड नहीं होता। अगर आप कुछ भी बैठकर सोच रहे होंगे किसी समस्या के बारे में, तो आइडिया हमेशा अचानक आता है। हाँ, सोच बेशक आप महीने भर से रहे हो, साल भर से रहे हो, लेकिन आइडिया आपका आना होगा वो अचानक से ही आएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, कई बार ये अलग अलग नामों से भी पूछा जाता है सूझ का सिद्धांत, या जैसे आकस्मिक, या जैसे हम बोलते हैं अनिश्चित। ये निश्चित तो होता है, तत्कालिक जैसे हम लोग बोलते हैं, तत्कालिक सिद्धांत, यानी कि तत्काल आ जाए, आपको अपने आप ही आ जाए, कुछ ना पता हो कि कब आएगा, हो सकता है साल भर भी लग जाए। लेकिन ये जो सूझ का सिद्धांत है, या जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, वो आपका अचानक आएगा, इसे साल भर नहीं लगने वाले। अब आगे हम बात करें आरोपण का सिद्धांत, तीसरे नंबर पर आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा। आरोपण का सिद्धांत क्या कहता है, कि जैसे अगर मैंने कोई टेबल याद कर लिया, मान लीजिए 2 का टेबल मैंने 5 स्टेप तक याद कर लिया, तो एक चीज़ याद रही, अगर 5 स्टेप तक मुझे कहीं भी दिखाई देगा तो मैं हमेशा पहले उसे कर लूँगा। अब आरोपण का सिद्धांत क्या कहता है, कि अगर मैंने कोई चीज़ पहले सीखी हुई है और उस जैसी चीज़ मुझे भविष्य में फेस करनी पड़ जाए, तो मैं उस चीज़ को पार कर लूँगा। इसी पर वैक्सीन बनती है, इसी सिद्धांत पर वैक्सीन भी बनती है। आप लोगों ने देखा होगा क्या किया जाता है, कि किसी भी वायरस के छोटे मोटे टुकड़े आपके अंदर डाल दिए जाते हैं, और हमारा जो वाइट ब्लड सेल है वो उसे पहचान लेता है। पहचानने के बाद अगर फिर कभी उसका हमला होता है तो वो उससे लड़ने में सक्षम होता है। यही होता है किसी गेम के साथ। हम लोग क्या करते हैं, अगर हमने 5वीं स्टेज तक पार कर ली तो हमें पता है 5वीं स्टेज में रास्ते कैसे होंगे और हमें कैसे बचना है, तो वो हम कर लेंगे। यही कहलाता आरोपण का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, आरोपण का सिद्धांत, मैं एक बार इसकी डेफिनेशन बता दूं, कि पहले का अधिगम बाद के अधिगम में जितना मैच होता है उसे दोबारा सीखने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। और ये सही भी बात है, अगर हमने पहले कोई चीज़ सीख चुकी है और उस जैसी कोई चीज़ आती है तो हम उतना पार कर सकते हैं। आगे बात करें, अगर इसी में हम बात करें तो ये पूरा की पूरा जो कोहलर के सिद्धांत है ये पूरा था। अब इसमें कई सारे क्वेश्चन आप लोगों को बन सकते हैं, जैसे कि डायरेक्टली पूछ लिया जाए अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया, तो आप बताएंगे कोहलर ने। सूझ का सिद्धांत किसने दिया, तो आप बताएंगे कोहलर ने। कई बार पूछा गया गेस्टाल्टवादी का जनक कौन था, तो मैक्स वर्दीमैन। कई बार पूछा गया है कि कोहलर कहाँ के थे, तो जर्मन के। कई बार पूछा गया कि गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक कौन थे, तो थे कोहलर। और कई बार पूछा गया कि गेस्टाल्टवादी कौन कौन थे, तो केवल गेस्टाल्टवादी यहाँ पर 3 ही हैं, कोहलर, कोफका और वर्दीमर। वर्दीमर इनके पिता हैं, कोहलर इनके प्रतिपादक हैं, और कोफका कोहलर के शिष्य थे। तो बात समझ में आई होगी। तो आज की जो ये पूरी की पूरी है सेशन, आज को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो कहीं से भी क्वेश्चन सी-टेट, यूपी-टेट के अंदर या सुपर-टेट के अंदर यहाँ से जाने वाला नहीं है। आप एक बार ऐसे देखिएगा, और जितनी मैंने एक्स्ट्रा नाम या इनके बीच में मैंने आप लोगों को कोई चीज़ लिखवाई है तो उसे लिख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है।